प्रिय विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं, मैं आपको इस ऑनलाइन क्लास में इस वीडियो में एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर, एक नए युग के विषय में हम आज चर्चा करेंगे। जो हमने जैन और बौद्ध धर्म से पहले जो राजनीतिक साम्राज्यवादी राजनीतिक एकता स्थापित करने वाला, राजनीतिक रूप से संगठित होने वाला एक साम्राज्य, चक्रवर्ती राज्य स्थापना की दृष्टि से चक्रवर्ती सम्राटों की श्रृंखला की तरफ अपन बात कर रहे थे, जिसमें मगध का उत्कर्ष, जिसमें हमने बात की थी बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग, कालासुर और शक्तिशाली नंदों की। और नंदों ने 344 ईसा पूर्व से, हालांकि उनका कार्यकाल समय ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो हमें मिलता है विद्वानों द्वारा स्थापित, मान्य, स्वीकार्य, वो 322 ईसा पूर्व है। तो उन्होंने मगध को एक विशाल और शक्तिशाली राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। महापद्मनंद ने अपने विजयों और उपलब्धियों के बल पर 322 ईसा पूर्व तक आते आते जो नंद साम्राज्य था, नंद राज्य था, नंद वंश था, उसका अंतिम जो शासक था धनानंद या घनानंद, उसके बारे में जैसा कि आपको मैंने बताया था और इतिहास में जानकारी मिलती है कि वो अत्यंत लोभी था, लालची था। हालांकि एक शक्तिशाली और विशाल सेना उसके पास थी, लेकिन उसने पत्थरों पर, गोंद पर, चमड़े पर आदि पर टैक्स लगा दिया। जनता नाराज थी, असंतोष था। परिणाम स्वरूप आप देखते हैं कि वो वही समय था जब सिकंदर, विश्व विजेता सिकंदर, यूनानी शासक, जो 324-25 या 25-24 ईसा पूर्व में भारत में प्रवेश किया था और नंदों की शक्तिशाली और विशाल सेना से भयभीत होकर व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार, उसकी सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। उसका समकालीन वही समय है चंद्रगुप्त मौर्य का। पहले मैं थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूँ सिकंदर के संदर्भ में। सिकंदर ने 330 ईसा पूर्व में पारसिक यानी ईरानी साम्राज्य को जीता था। इन दिनों पंजाबी पारसिक साम्राज्य का ही भाग था। अतः सिकंदर का भारतीय आक्रमण का उद्देश्य वास्तव में भारत में स्थित पारसिक राज्य के प्रदेशों को जीतना था। इसी के कारण उसने उन्हीं स्थानीय शासकों को जीतने का प्रयास किया जिन्होंने पारसिक सम्राट की अधीनता स्वीकार की थी। अन्यथा सिकंदर को धनानंद, जो अविशिष्ट उत्तर भारत में राज्य करता था, युद्ध करना चाहिए था। लेकिन संभवतः सिकंदर ने अपनी दूरदर्शिता और कूटनीति से, राजनीतिक जो समझदारी थी उसके हिसाब से उसने समझा कि शक्तिशाली नंदवंशी लोहा लेने से कोई फायदा नहीं है, वह कहीं अपनी विजय पताका को अपनी पराजय का दब्बा न लगा दे। इसलिए उसने व्यास नदी पहुंचने से पहले ही सैनिकों के आग्रह पर अथवा अपनी पराजय के भय से वापस यूनान लौटने का आदेश दे दिया और वो यूनान लौट गया। किंतु उसकी विजयों के परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष, कलह के कारण अनेक स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र राज्यों तथा गणराज्यों का अंत हो गया और वहीं यूनानी शासन व्यवस्था लागू हो गई। परंतु
323 ईसा पूर्व में बेबीलोनी उसमें सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसकी समस्त शासन व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई और अराजकतापन एवं विघटनकारी जो स्थितियां पैदा हुई उसका लाभ युवा उत्साही चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया। यूनानी शासन के विरुद्ध चारों ओर विद्रोह की अग्नि भड़क उठी और यूनानी प्रजातंत्र जो भारत ने यूनानी प्रतंत्रता, अधीनता, गुलामी, दासता का जो जुआ धारण कर रखा था उसको चंद्रगुप्त के नेतृत्व में उतार फेंका। इस विद्रोह क्रांति का नेतृत्व करता चंद्रगुप्त मौर्य था और उसने आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और भारत में एक विशाल शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। अब बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में। मौर्यों का ऐतिहासिक महत्व मौर्य साम्राज्य का। मौर्य साम्राज्य की स्थापना प्राचीन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी क्योंकि मौर्य वंश की स्थापना के पूर्व भारतीय इतिहास कालक्रम अत्यंत अस्पष्ट है और विवादास्पद है, लेकिन मौर्य वंश की स्थापना के बाद से एक निश्चित इतिहास कालक्रम का प्रारंभ होता है और घटनाओं के बारे में, तिथि क्रम के बारे में हमें निश्चित रूप से जानकारी, कालक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त होने लगती है और भारतीय इतिहास का सही प्रकार से निर्माण कर पाते हैं। दूसरा महत्व था मौर्य वंश। भारत का ऐतिहासिक पौराणिक गाथाओं के स्थान पर ऐतिहासिक वृत्तांत का रूप धारण कर लेता है क्योंकि यूनानी ग्रंथों में सिकंदर के भारत आक्रमण की तिथि ज्ञात हो जाती है। सिकंदर की मृत्यु के कुछ समय बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य का अभ्युदय हुआ। अतः इतिहास के वृत्तांत एवं घटनाओं को संभावित ऐतिहासिक तिथियों के पृष्ठ पर आधारित कर सकते हैं। यद्यपि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्याभिषेक की विभिन्न तिथियां मिलती हैं, लेकिन वो इतनी नजदीक और पास पास हैं कि उनको सर्वमान्य निष्कर्ष पर पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस युग का दूसरा महत्व था राजनीतिक एकता की स्थापना, यानी भारत में एक राजनीतिक एकता के आदर्श को प्राप्त किया पहली बार मौर्य साम्राज्य मौर्य शासकों के नेतृत्व में। राजनीतिक एकता से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक एकता प्राप्त होती है। इस राजनीतिक एकीकरण के कारण ही हमारे देश का इतिहास सही अर्थों में एक राष्ट्रीय इतिहास हो सका है। इसके अतिरिक्त मौर्य राजवंश की छत्र छाया में ही भारत में शासन की एक ऐसी प्रणाली जिसकी दक्षता की प्रशंसा वर्तमान लेखक थे उन्होंने मुक्त कंठ से की है, समस्त विशाल मौर्य साम्राज्य में स्थापित की गई। चंद्रगुप्त मौर्य उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में एक समान शासन पर व्यवस्था के परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक उन्नति भी सुलभ हो सकी। मौर्य सम्राटों ने विश्व के अन्य संस्कृत शासकों सीरिया के सेल्यूकस, मिस्र के टोलमी, मैसिडोनिया के अस्टिगोनस तथा लंका के टिसा और नेपाल के राजाओं के साथ अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए। इस संपर्क से भारतीय और सभ्य संस्कृति का परस्पर जो मेल व संपर्क बढ़ा। मौर्य काल में भारत पृथ्वी के दूरस्थ प्रदेशों में अपनी सभ्यता, संस्कृति और संबंध स्थापित किए और राजनीतिक संबंधों के कारण भारत अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के सहारे भी इतिहास की घटनाओं का कालक्रम निर्धारित कर सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण एक और जो इसका महत्व था वो ये कि पहली बार भारत में एक केंद्रीय शक्तिशाली केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना की गई जिसमें ऊपर से नीचे तक एक समान शासन व्यवस्था स्थापित की गई। मौर्यों के छत्र छाया में भारतवर्ष ने शांति, बंधुत्व और सांस्कृतिक एकता के आधार पर एक नवीन विश्व के निर्माण का प्रयास किया। मौर्य युग की शांति और व्यवस्था के परिणाम स्वरूप व्यापार, वाणिज्य, विज्ञान, साहित्य और कला की अभूतपूर्व उन्नति हुई। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना का सर्वाधिक महत्व इस बात में है कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत भारतीय साम्राज्य को हिंदुकुश पर्वत के रूप में उसकी प्राकृतिक सीमा प्राप्त हुई जिसका वो वास्तविक हकदार था। इस दृष्टि से चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जा सकता है। इसके अलावा जो मौर्य इतिहास की एक विपुल विविध प्रमाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ प्राप्त होते हैं, ये भी महत्वपूर्ण विशेषता है। और
जो साहित्यिक अभिलेखीय विदेशी यात्रियों के जो विवरण प्राप्त होते हैं हम उसका दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे।